दोस्तों आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो पक्का इतनी कम रेटिंग तो डिजर्व नहीं करती, क्योंकि इसका एंडिंग आपके भी होश उड़ा देगा। मुझे पहले लगा कि ये एक नॉर्मल स्पेस रिसर्च साईफाई मूवी है, पर इसकी एंडिंग ने मुझे हिलाकर रख दिया। अब आखिर ऐसा क्या खास है इसके कहानी में, चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। मूवी की शुरुआत एक एस्ट्रोनॉट नेम जॉन से होती है, जो लंबे डीप हाइबरनेशन से जगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन और उसकी टीम, नैश और कैप्टन फ्रैंक का मिशन, वो सभी ओडिसी 1 स्पेसक्राफ्ट में सवार सैटर्न की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रयोग करके स्लिंग शॉट की मदद से टाइटन यानी कि सैटर्न के सबसे बड़े चांद तक पहुँचने का है। और क्योंकि ये मिशन काफी लंबा है, फ्यूल और बाकी रिसोर्सेज बचाने के लिए उन्हें हर रूटीन चेकअप के बाद अगले 90 दिन के लिए एक ड्रग की मदद से डीप हाइबरनेशन स्लीप में जाना पड़ता है। और इसके कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे कि नोजिया, कंफ्यूजन, डिजीनेस और डिसोरिएंटेशन, जो हल्का हल्का जॉन पर भी असर होते नजर आते हैं, क्योंकि एक पल तो वो अपने गर्लफ्रेंड जोई का लास्ट नेम भी भूल जाता है। अब रूटीन चेकअप के बाद तीनों भी फिर से डीप हाइबरनेशन स्लीप में लौट जाते हैं, जहां हाइबरनेशन के दौरान जॉन को जोई के साथ बिताए कुछ और पल याद आते हैं, जैसे कि जब उसके सीनियर ने उसकी जोई से मुलाकात कराई थी, जो ओडिसी 1 स्पेसक्राफ्ट की डिजाइन टीम से है। वो पल भी जब मिशन के इंट्रोडक्शन के दौरान उसके दोस्त के जाते ही उसकी मुलाकात फिर से जोई से हुई। जीसी दौरान इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया जाता है कि उनका मिशन टाइटन पर रेयर मीथेन गैस की खोज करने का है, जो धरती के फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने में मदद कर सकती है। और फिर ऐसी एक और हाइबरनेशन स्लीप कंप्लीट हो जाती है। पर इस बार जगने पर रूटीन चेकअप के दौरान जॉन को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे किसी ने पुकारा हो, इसलिए वो पुकार की ओर जाता है, पर ये उसका वहम निकलता है। लेकिन तभी स्पेसक्राफ्ट एकदम से तेज झटके खाने लगता है, जिससे एक रूफ का पैनल ही उखड़ जाता है। अब रूफ की अंदर से जांच करने पर उन्हें एक बुरी खबर मिलती है कि कुछ तो उस तक ओडिसी 1 से टकराया, जिसके कारण स्पेसक्राफ्ट में डेंट पड़ गया। पर कमाल की बात ये कि सिस्टम में सारे डायग्नोस्टिक रीडिंग्स एकदम नॉर्मल शो हो रहे, और ना ही किसी कैमरा पर किसी चीज के टकराने की फुटेज रिकॉर्ड हुई। इसके तुरंत बाद सीन अब जॉन की एक और मेमोरी की तरफ मुड़ जाती है, जहां जॉन और जोई फिर से कोइंसिडेंटली मिलते हैं, और इस बार दोनों की अच्छी खासी बातें होती है। यहाँ जोई को जानने को मिलता है कि जॉन के पिता एक नेवी कमांडर उसके 11 साल की उम्र में चल बसे, और तब से वो हमेशा से एक लोनर रहा है, पर पढ़ाई में उतना ही तेज भी, इसीलिए वो भी टाइटन मिशन के लिए एक काबिल कैंडिडेट चुना गया है, और एक एस्ट्रोनॉट बनना उसका बचपन से सपना रहा है। आप सीन फिर से मिशन की तरफ मुड़ जाती है, जहां नैश कैप्टन से डिबेट करता है कि डैमेज के कारण उन्हें ये मिशन अबॉर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ओडिसी 1 के सैटर्न के पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स में प्रवेश करते ही वो डेंट एक बड़े छेद में बदल सकता है, जिससे वो सभी स्पेस में खींच लिए जाएंगे। पर कैप्टन का मानना था कि उन्हें सिस्टम से कोई भी फेलियर की रीडिंग्स नहीं मिले, इसलिए वो सिर्फ कुछ तुक्के के बल पर इतना कीमती मिशन अबॉर्ट नहीं कर सकते, जो निर्णय नैश को सही नहीं लगता। अब ऐसे कुछ दिन और बीत जाते, और जैसे जैसे वो सैटर्न के करीब पहुंच रहे होते, उनका स्ट्रेस और बढ़ने लगता है कि आगे क्या होगा, जिसका असर नैश पर ज्यादा पड़ता है। इसलिए वो जॉन को अपने तरफ करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो उसके साइड रहा तो वो दोनों भी कैप्टन को बॉयकॉट करके मिशन को अबॉर्ट करने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि ओडिसी 1 में सच में कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी साइंस उन्हें बीच बीच में नजर आते रहते हैं। ऑल्दो सिस्टम में अभी कोई फेलियर नहीं शो रहे होते, इसलिए वो जॉन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसके पास एक प्लान है कि अगली बार हाइबरनेशन के बाद वो कैप्टन से एक दिन पहले जगेंगे, और सैटर्न के ग्रेविटेशनल फोर्स के मदद से टाइटन की तरफ स्लिंग शॉट करने के बजाय वो ऑपोजिट डायरेक्शन धरती की तरफ प्रोपेल करेंगे। पर जॉन का मानना था कि नैश खामखा ज्यादा परेशान हो रहा है, लेकिन नैश को उनकी परिस्थिति से वैसी ही लगती है जो टॉर मिशन के रिसर्च टीम के साथ घटी। वो शेयर करता है कि कुछ साइंटिस्ट को अंटार्कटिका के आइसोलेटेड लोकेशन पर 9 महीने तक रहकर वेदर को स्टडी करना था, पर 3 महीने बाद उन्हें पता चला कि आइस में एक दरार पड़ गई है, जो उनके भी तरफ बढ़ रही है। वो चाहते थे कि उस मिशन को अबॉर्ट कर दे, लेकिन उनका टीम लीडर एक नेवी कमांडर इसके खिलाफ था, जिसने उन्हें गन पॉइंट पर वहीं बनाए रखा। और कुछ महीनों बाद साइंटिस्ट की लाशें पानी में मिली, जिनकी मौत कड़कते ठंड से नहीं बल्कि उनके सिर पर गोली मारी गई थी, लेकिन नेवी कमांडर का कहीं पता नहीं चला। नैश यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था कि रिसर्च टीम मेंबर्स का अपने लीडर के खिलाफ ना जाने की कीमत उन्हें अपनी जान से देनी पड़ी, और जॉन भी वही गलती कर रहा है।
इससे अब जॉन पर नैश की बातों का असर होने लगता है, इसलिए वो तय करता है कि अगले हाइबरनेशन स्लीप से जागने के बाद अगर उसे गड़बड़ी के साइंस मिले तो ही वो मिशन को अबॉर्ट करेगा। पर उन्हें खबर नहीं कि कैप्टन उनकी सारे बातें सुन सकते हैं। आप सीन फिर से जॉन के एक और मेमोरी पर शिफ्ट हो जाती है, जहां जोई सभी को मिशन के बारे में ब्रीफ कर रही होती है कि कैसे उन्हें खुदाई करके मीथेन गैस की खोज करनी ही होगी। पर अगर उनकी थियरी गलत निकली और वहां पर मीथेन गैस नहीं मिला तो वो धरती पर कभी लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि मीथेन गैस ही उनका एज फ्यूल रिटर्न टिकट होगा। जो बात दोनों को ही खाए जा रही थी, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन दोनों भी अपने इस फीलिंग को एक दूसरे से शेयर नहीं करते, क्योंकि उनके बीच जॉन का बचपन का सपना था। आप सीन फिर से प्रेजेंट समय पर मुड़ जाती है, जहां दोनों भी कैप्टन से एक दिन पहले जगते हैं। पर इस बार जगने के बाद जॉन को थोड़ी देर के लिए शिप पर जोई नजर आती है, जो उसका एक और वहम निकलता है। नैश भी कैप्टन से एक दिन पहले जगा था, जिसने धरती पर जाने की पूरी तैयारी कर रखी थी, और वो कुछ ही देर में सैटर्न के ग्रेविटेशनल फोर्स में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन जॉन नैश को एक बड़ा धक्का देता है। उसने कैप्टन को भी जगा दिया था, क्योंकि वो कैप्टन के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। अब इससे नैश अपना आपा खो बैठता है, जिससे उसकी कैप्टन से बहस हो जाती है। कैप्टन का मानना था कि ये सब नैश पर हाइबरनेशन ड्रग का असर है, लेकिन जॉन उन्हें यकीन दिलाता है कि वो एटलीस्ट बिल्कुल ठीक है। पर रियलिटी में वो भी धीरे धीरे अब पैरानॉय हो रहा था। जोई की याद में उसका दिखाई देना, उसके साथ बिताए अच्छे पल, क्या होगा अगर वो कामयाब नहीं रहा तो वो कभी जोई को नहीं देख पाएगा। जो सब बातें उसे खाई जा रही थी, इसलिए वो फिर से उस रूफ को इन्वेस्टिगेट करने का तय करता है। और इस बार रूफ पर जाने पर फिर से शिप एकदम से झटका खाने लगता है, पुर्जे भी पूरे ढीले होने लगते हैं, और फिर देखते ही देखते जॉन स्पेस में खींच लिया जाता है। पर ये भी सिर्फ उसका एक बुरा सपना निकलता है। सीन अब फिर से जॉन के दूसरी यादों पर मुड़ जाती है, जहां जोई के साथ रोमांटिक पल बिताते वक्त वो उसे एक मौत की एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर शेयर करती है कि जब भी मौत इंसेक्ट को डर लगता है तो वो लाइट की तरफ भागते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वो उसे डार्कनेस तक ले जाएंगी, यानी कि इससे उनकी मौत हो जाएगी। इसके बाद अब करो या मरो वाला समय आ जाता है, यानी कि सैटर्न के ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से टाइटन की तरफ बढ़ने का। लेकिन भयंकर झटके और कुछ माइल्ड सिस्टम एरर्स के बावजूद वो स्लिंग शॉट मैनूवर एग्जीक्यूट करने में सफल रहते हैं, और अब उनका अगला डेस्टिनेशन टाइटन होगा। पर जॉन को यहाँ थोड़ी राहत मिली ही थी। रेडियो पर उसे किसी अननोन एंटिटी का सिग्नल डिटेक्ट होता है, जो उसे उसके नाम से पुकारता है, जिससे जॉन एकदम हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने पर कैप्टन को ऐसा कोई सिग्नल डिटेक्ट नहीं होता। सीन अब फिर से उस मेमोरी पर मुड़ जाती है, जहां जॉन को गुड न्यूज मिलती है कि उसे टाइटन मिशन के लिए चुन लिया गया है। जो खुश खबर वो जोई से भी शेयर करता है, पर जोई जितना उसके लिए खुश थी वो उतना ही दुखी भी थी, क्योंकि अगर मिशन में जॉन को कुछ हो गया तो वो अपने सच्चे प्यार को हमेशा के लिए खो देगी। लेकिन जॉन इतना बड़ा मौका ठुकरा नहीं सकता था, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अब यहाँ एक और हाइबरनेशन और जोई की यादों से जगने के बाद जॉन जोई को बहुत याद करने लगता है, इतना कि वो उसे फिर से नजर आती है, जिससे उसका स्ट्रेस एकदम बढ़ने लगता है। इतना कम नहीं कि नैश भी अपना आपा खोने लगता है, जो सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन को ताड़े जा रहा था। वो अब जॉन को भी कोसने लगता है कि उसका ये हाल उसी की वजह से हुआ, जिससे अब दोनों में भी हल्की मुठभेड़ हो जाती है। ऊपर से कैप्टन उन्हें फिर से कन्फ्रंट करते हैं, क्योंकि पगलाए नैश ने सिस्टम में कुछ चेंजेस कर दी थी, जिससे अब टाइटन तक पहुंचना मुश्किल होने वाला था। इसलिए इससे पहले कि दोनों भी मिशन के लिए और खतरा बने, कैप्टन अपनी सीक्रेट बंदूक निकाल लेते हैं, जिसकी दम पर वो दोनों को हाइबरनेशन के लिए मजबूर करते हैं। पर जैसे ही सबसे पहले जॉन हाइबरनेशन स्लीप में डूबने वाला होता है, वो देखता है कि कैप्टन ने नैश पर बुरी तरह से हमला कर दिया है। अब फिर से जोई और जॉन के बीच के पल को दिखाया जाता है, जो उनका मिशन से पहले अलविदा था। यहाँ जोई जॉन से जानने की कोशिश करती है कि क्या उसे भी उसके प्रति कभी सच्चा प्यार था, पर इससे जॉन कमजोर पड़ जाता, इसलिए वो खुले दिल से व्यक्त नहीं करता। जिसकी तुरंत बाद जॉन हाइबरनेशन से जग जाता है, जो स्ट्रेस के कारण अब कमजोर भी फील कर रहा था। वो अब तुरंत कैप्टन को कन्फर्म करता है कि उन्होंने नैश के साथ क्या किया, पर बचाव में कैप्टन कहते हैं कि नैश कोऑपरेट नहीं कर रहा था,
इसीलिए उन्होंने उसे जबरदस्ती लंबे हाइबरनेशन में भेज दिया। इसी दौरान वो नैश के उस अंटार्कटिका रिसर्च टीम की कहानी को भी करेक्ट करते हैं कि उस क्रैक का पता चलने पर नेवी कमांडर ने उन्हें गन पॉइंट पर रोके नहीं रखा, बल्कि उन्हें इंसिस्ट किया कि उन्हें ट्रैक करते हुए नियरेस्ट बेस स्टेशन जाना चाहिए, जहाँ भी जमकर मरने का खतरा है, पर यही एक सर्वाइवल का ऑप्शन बचा है। लेकिन कोई भी साइंटिस्ट ये जोखिम भरी ट्रैक करने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए नेवी कमांडर अकेले ट्रैक पर निकल गए, जिनकी ठंड के कारण मौत हो गई। और साइंटिस्ट का सिर पर गोली लगने से मरना कड़कड़ाते ठंड से तड़प कर मरने से अच्छा उन्होंने खुद की जान ले ली। यहाँ कैप्टन ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कमांडर ने सही फैसला लिया था और अगर सभी उनका साथ देते तो सभी के गर्मी से वो सर्वाइव कर सकते थे। इसलिए वो चाहते कि जॉन उसका मिशन में साथ दे, जो जॉन को मानना ही पड़ता है क्योंकि उनके पास गन थी। लेकिन इसके कुछ देर बाद जब जॉन डायग्नोस्टिक कर रहा होता है तो उसे उसके शरीर पर हाइबरनेशन ड्रग के साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं, जो देखते ही देखते घिनौना रूप ले लेते हैं। पर ये भी आखिर में एक वहम निकलता है। लेकिन इससे अब जॉन और अनस्टेबल होने लगता है, जिसकी ऐसी हालत देखकर कैप्टन को लगता है कि ये सब जोई को मिस करने के कारण हो रहा है, जो अब खुद को रोक नहीं पाते और उससे एक बड़ा खुलासा करते हैं कि जोई का उससे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि पूरा प्लान था उसे परखने के लिए, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी को उसके मेंटल हेल्थ पर शक था। पर वो इसमें पास हुआ क्योंकि उसने जोई के लिए मिशन पर जाने से इनकार नहीं किया। जॉन पर ये मानने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब वो सारे मोमेंट्स को रिविजिट करता है तब उसे भी यकीन होने लगता है कि आखिर क्यों आउट ऑफ रैंडम जॉन से जोई की मुलाकात क्यों कराई गई, क्यों लेक्चर के दौरान उसके दोस्त के उठते ही जोई उसके बगल में आकर बैठ गई, और क्यों कॉफी के दौरान आउट ऑफ रैंडम वो उससे मिली। जो समझने के बाद जॉन अब और टूटने लगता है, पर उसे फाइनली एक खुश खबर मिलती है जब वो रेडियो के जरिए धरती के कंट्रोल सेंटर से संपर्क बनाने में सफल रहता है और उनसे मिशन का पूरा स्टेटस शेयर करता है। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि इसका कैप्टन को खबर करने पर वो उसकी आंखें खोलते हैं, क्योंकि एक रेडियो के जरिए लाइव धरती पर कांटेक्ट करना जो लाखों डिस्टेंस दूर है नामुमकिन है। और उन्होंने उसे मॉनिटर किया जब वो रेडियो पर बातें कर रहा था, जो वो रियलिटी में खुद से ही बातें कर रहा था। अब ये देखकर पागलपन में वो भी नैश की तरह कुछ गड़बड़ ना करे, कैप्टन उसे जबरदस्ती हाइबरनेशन में जाने के लिए इंसिस्ट करते, पर जॉन एक और हाइबरनेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो एकदम से कैप्टन पर हमला कर देता है, जो पागलपन में उनकी बुरी हालत कर देता है। जिसकी तुरंत बाद वो कंप्यूटर से जानने की कोशिश करता है कि नैश अभी कहाँ है, पर जो जवाब कंप्यूटर उसे देता है, मूवी का क्लाइमेक्स यहाँ रिवील होता है, क्योंकि कंप्यूटर जवाब देता है कि नैश वहीं है जहाँ वो भी मौजूद है, जबकि उसे नैश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो इसलिए क्योंकि नैश और कैप्टन दोनों भी उसके दिमाग के ऊपर थे। वो दरअसल अब तक खुद से ही बातें कर रहा था, जो अकेला ही इस मिशन के लिए चुना गया था, क्योंकि ओडिसी 1 सिर्फ एक के लिए बनाया गया था, और वो खास करके इसलिए चुना गया क्योंकि सिर्फ वो ही इस मिशन पर अकेला सर्वाइव कर सकता था, क्योंकि वो बचपन से लोनर रहा है। पर लगभग 2 साल से अकेले स्पेस में रहने और उस पावरफुल हाइबरनेशन ड्रग के साइड इफेक्ट्स के कारण वो हेलुसिनेट करने लगा, जिसका पूरा नाम कैप्टन जॉन फ्रैंक नैश है, जहां फ्रैंक उसके पिता का नाम है, और जो टोर मिशन की स्टोरी उसके वहम यानी कि नैश और कैप्टन ने की थी वो उसके पिता की कहानी थी, क्योंकि वो ही वो नेवी कमांडर थे। साइड इफेक्ट्स ने उस पर इतना गहरा असर किया कि उसके दिमाग की उपज एक साइड नैश अपना आपा खो रहा था तो दूसरा साइड उसे शांत बनाए रखा था। जो लड़ाई उसके दिमाग में चल रही थी, जो समझने के बाद जॉन किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करता है, इसलिए खुद को उलझाने के लिए वो रेडियो पर कोई भी सिग्नल डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। पर अब जब हमें लग रहा था कि स्टोरी अब एंडी होने वाली है, मूवी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उसे रेडियो पर सामने से जोई की आवाज सुनाई देती है, जो अब मूवी का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स रिवील करती है कि वो कभी मिशन के लिए लॉन्च हुआ ही नहीं। वो अब भी धरती पर न्यू मैक्सिको पर लोकेटेड 1000 फीट नीचे एक अंडरग्राउंड प्रोटोटाइप में उसे परखने के लिए, और वो कब यहाँ पहुंचा उसे ये सब याद नहीं है, क्योंकि मिशन से पहले उसे हाइबरनेशन में भेज दिया गया था।
उनका स्लिंग शॉट मनूवर और वो जुपिटर सब एक फेक सिमुलेशन का पार्ट था, ताकि उसे कभी रियलाइज ही ना हो कि वो एक फेक प्रोटोटाइप में है। वहीं कुछ समय पहले न्यू मैक्सिको में एक भयंकर भूकंप का झटका महसूस हुआ, जिसके कारण उस तक पहुंचने का टनल कोलैप्स कर गया और वो डेंट जो जॉन को स्पेस कैप में दिखाई दिया था वो रियल था, जो इसी भूकंप के कारण हुआ था, जिससे उस तक कनेक्शन भी पूरी तरह से टूट गया। इसलिए वो लोग उसे सही समय पर बता नहीं सके कि उसमें ड्रग का ओवरडोज हो रहा है, इसलिए उसे हेलुसिनेशंस हो रहे होंगे। अब वो एक और रास्ता ड्रिल कर रहे उसे निकालने के लिए। उसे सिर्फ लाइट को फॉलो करना है और एयरलॉक को ओपन करके बाहर आ जाना है। जॉन अब ऐसा मौका नहीं छोड़ सकता था जोई से फिर से मिलने का, इसलिए वो ओडिसी 1 से बाहर जाने लगता है। पर एक बार फिर कैप्टन उसे ऐसा ना करने की विनती करते हैं कि वो वही इमेजिन कर रहा है जो उसका दिमाग चाहता है। रियलिटी में जोई नहीं बल्कि वो रियल है, और अगर उसने एयरलॉक ओपन कर दिया तो वो स्पेस में खींच लिया जाएगा, जिससे ये मिशन बर्बाद हो जाएगा। जॉन इससे अब ऐसे मोड पर फंस जाता है कि वो कैप्टन पर बिलीव करे या जोई पर, लेकिन अंत में वो अपनी दिल की सुनता है और बिना स्पेस सूट पहने ही एयरलॉक ओपन कर देता है। लेकिन जोई की बात सही निकलती है, चारों तरफ ऐसा मंजर था जो सिर्फ भूकंप से घट सकता था। जॉन अब लाइट का पीछा करते हुए मेन डोर की तरफ बढ़ता है, पर एज एन ऑडियंस तैयार हो जाइए होश उड़ने के लिए, क्योंकि उसी पल जॉन की नजर एक लाइट पर पड़ती है जहाँ एक मौत इंसेक्ट मरा पड़ा था, जिसे देख उसे जोई की वो मौत वाली कहानी याद आती है कि डर लगने पर मौत हमेशा लाइट की तरफ भागता है, जो उसकी भूल होती है क्योंकि वो उसे डार्कनेस में ले जाती है। जो याद आते ही एकदम से जॉन स्पेस में खींच लिया जाता है, जिसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब तो आप समझ ही हो गए होंगे कि एंड में जो कुछ भी हुआ, यानी कि जोई का वो रेडियो कॉल और एयरलॉक से बाहर सेफली कदम बाहर रखना, वो सब उसका वहम था, क्योंकि एयरलॉक के खुलते ही वो कब का स्पेस में खींच लिया गया था। जो वहम तब टूट गया जब बिना ऑक्सीजन के उसकी जान चली गई। ऑल्दो नैश और कैप्टन भी उसका वहम थे, पर कैप्टन का वर्जन उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था। अगर ड्रग का साइड इफेक्ट जॉन पर नहीं होता तो जॉन आज पक्का टाइटन पर होता, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी लोनर बिताई है। वहीं ऑल्दो जोई नाटक कर रही थी, उसका जॉन के प्रति प्यार सच्चा था। इस मूवी का डीपर मीनिंग ये है कि कभी कभी इंसान अपनी दुख भरी सिचुएशन से एस्केप करने के लिए चॉइसेस को रैशनलाइज करता है, फिर चाहे वो डिसीजन समझदारी वाले ना लगते हो। इस मूवी में डीपर मीनिंग ये भी है कि जब इंसान जिंदगी के अनबेरेबल मोमेंट्स को फेस करता है तो वो अपने डिसीजंस को जस्टिफाई कर लेता है, चाहे वो डिसीजंस बाहर से देखने पर गलत क्यों ना लगे। पर वहीं मुझे मूवी में एक लूप होल जरूर नजर आती है, क्योंकि अगर आपने स्टेक या फ्रैक्चर जैसी कोई भी मूवी देखी हो तो उसमें इंसान को हेलुसिनेशंस में वही चेहरे नजर आते जो उन्होंने कभी कहीं देखी हो, जिन मूवी को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है, जिसे अगर आपको देखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर नैश और फ्रैंक को कहीं भी मूवी में नहीं दिखाया गया। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।